वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ एसिटाइल कोलिन। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमें एसिटाइल कोलिन बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। इसमें हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो आ जाता है एसिटाइल कोए, दूसरा आ जाता है कोलिन। अब ये कहाँ से आएंगे? जो एसिटाइल कोए है वो माइटोकॉन्ड्रिया जो पड़े हैं नर्व फाइबर में, प्री सिनेप्टिक या प्री गैंग्लियोनिक में, वो वहाँ से आएगा एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोए बल्कि वो वहाँ से आएगा। और जो कोलिन है वो ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम आउटसाइड द सेल, ईसीएफ से, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से आएगा। तो ये जो ट्रांसपोर्ट होगा इनसाइड द सेल, दिस इज द रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन। अब ये दोनों सेल के अंदर आ गए। अब क्या होगा कि एक एंजाइम स्पेसिफिक जिसका नाम है कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की मौजूदगी में ये दोनों आपस में कंबाइन होकर एसिटाइल कोलिन बना देंगे। अब ये तो हो गई सिंथेसिस। अब इसमें रेट लिमिटिंग स्टेप ये वाला है, कोलिन की ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल। अब एसिटाइल कोलिन हमारे पास सिंथेसाइज हो गया। अब इसे क्या करना है? अब इसको स्टोर करना है। स्टोरेज कैसे होती है? स्टोरेज होती है इनटू द वेजिकल। वेजिकल में ये पैक होता है। अब वेजिकल में कैसे पैक होगा? ये एसिटाइल कोलिन वेजिकल में पैक होगा इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एक्टिव ट्रांसपोर्टर। एक्टिव ट्रांसपोर्टर का क्या मतलब है? तो एसिटाइल कोलिन जो बन गया है, अब इसको हमने पैक करना है इनटू द वेजिकल्स। ठीक है, अब वेजिकल में पैक होने के लिए हमारे पास हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टर, जिन्हें हम कहते हैं वेजिकल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर्स। ये क्या करते हैं? एट द एक्सपेंस ऑफ एटीपी एसिटाइल कोलिन को वेजिकल में पैक कर देते हैं। अब हमारे पास बहुत सारे वेजिकल बन गए। अब क्या है कि अब ये रिलीज कैसे होगा? तो रिलीज के लिए तो साफ ज़ाहिर है हमारे पास एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो, फिर और भी चीज़ें हों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि ये रिलीज होने से पहले फ्यूज़ कैसे होगा। फ्यूज़ होने के लिए हमारे पास स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स है जो कि एक्ट करता है और जो कि इनको वेजिकल्स को मेम्ब्रेन के साथ फ्यूजन में मदद करता है। उनमें जो हमारे पास ग्रुप है उसे हम कहते हैं स्नेयर। स्नेयर स्टैंड फॉर सॉल्युबल एन इथाइल एमिलियो एन इथाइल मैलियोमाइड सेंसिटिव फैक्टर अटैचमेंट प्रोटीन रिसेप्टर्स। तो इनकी दो टाइप्स होती हैं, एक वी स्नेयर्स होते हैं और दूसरे हमारे पास टी स्नेयर्स होते हैं। जो वी स्नेयर्स हैं वो वेजिकल एसोसिएटेड हैं, जो टी स्नेयर्स हैं वो नर्व टर्मिनल एसोसिएटेड हैं। तो वी स्नेयर्स में आ जाता है वेजिकल एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स और इनमें आ जाता है साइनेप्टोब्रेवन एंड साइनेप्टोटैगमन। उसके बाद हमारे पास ये आ जाते हैं स्नैप्स आ जाते हैं इनमें, स्नैप 25 सेंटेक्स। ये जो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ प्रोटीन है ये क्या काम करता है? ये वेजिकल की डॉकिंग कराता है, मतलब फ्यूजन कराता है टू द मेम्ब्रेन। अब हमारे पास वेजिकल फ्यूज हो गया मेम्ब्रेन के साथ। अब क्या होगा? अब फर्ज किया हमारे पास कोई भी एक्शन पोटेंशियल आया, तो हमारे पास क्या होगा कि एक्शन पोटेंशियल आया, उसने कैल्शियम चैनल्स को ओपन किया, कैल्शियम चैनल्स ओपन हो गए तो कैल्शियम का यहाँ पर इन्फ्लक्स हुआ। जैसे ही कैल्शियम अंदर आया तो क्या हुआ कि ये फ्यूज हो गए और उसके बाद इनके फ्यूजन के बाद अब इनका रिलीज होगा। जैसे ही कैल्शियम अंदर आया, इन्फ्लक्स हुआ, तो इनका रिलीज हो जाएगा। एसिटाइल कोलिन आ जाएगा साइनेप्टिक लेफ्ट में। ठीक है, अब यहाँ पर पहुँच गया। अब इसकी सिंथेसिस भी हो गई, स्टोरेज भी हो गई, रिलीज भी हो गया। अब ये सिनेप्टिक लेफ्ट में क्या काम करेगा? सिनेप्टिक लेफ्ट में सबसे पहले ये क्या करेगा? सबसे पहला काम ये है कि इसके जो पोस्ट सिनेप्टिक फाइबर्स हैं वहाँ पर रिएक्ट करेगा ऑन द रिसेप्टर्स। ठीक है, रिसेप्टर्स आगे हम पढ़ेंगे, इनकी बहुत सारी टाइप्स हैं। ये या तो मस्करीनिक या निकोटीनिक रिसेप्टर पड़ेगा। जो हमने पीछे पढ़ा था कि प्री गैंग्लियोनिक जितने भी फाइबर्स हैं, प्री गैंग्लियोनिक, तो गैंग्लियन से पहले जितने भी फाइबर है वहाँ पर एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है। तो एसिटाइल कोलिन वहाँ पर निकोटीनिक रिसेप्टर से बाइंड करेगा। और जितने भी पैरासिम्पथेटिक पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर हैं या हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स के फाइबर्स हैं वहाँ पर ये मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स होंगे, यहाँ पर एज एगोनिस्ट एक्ट करके अपने एक्शन परफॉर्म करेगा। ये इसका पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन ये है कि ये बहुत ही कम वक्त में ये मेटाबोलाइज हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम की मौजूदगी में। ये कोलिन प्लस एसीटेट में तब्दील हो जाएगा। अब ये जो स्टेप है ये मेजर फैक्टर फॉर द रिमूवल ऑफ एसिटाइल कोलिन, और एसिटाइल कोलिन की जो हाफ लाइफ इतनी ज़्यादा कम है वो इसी फैक्टर की वजह से है। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा फैक्टर है वो ये है कि ऑटो रिसेप्टर्स, ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। ऑटो रिसेप्टर्स क्या करेंगे कि हमारे पास जो है जब एसिटाइल कोलिन सिनेप्टिक लेफ्ट में ज़्यादा होगा तो एसिटाइल कोलिन बाइंड करेगा M2 रिसेप्टर से, D2 से, अल्फा 2 से। तो ये जी इनहिबिटरी एंजाइम जी इनहिबिटरी प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, वो CAMP को कम कर देंगे, कैल्शियम चैनल क्लोज होंगे, एसिटाइल कोलिन का कोई रिलीज नहीं होगा। ठीक है, अब ये चीज़ें तो हो गई, तीन इसके काम हो गए। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो कि एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस, स्टोरेज, रिलीज वगैरह वगैरह को कंट्रोल करती हैं या उन्हें इनहिबिट करती हैं या इंक्रीज करती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आपको याद होगा कि जो रेट लिमिटिंग स्टेप है वो है कोलिन की ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल। तो ये रेट लिमिटिंग स्टेप जो है ये इनहिबिट होता है बाय हेमिकोलिनियम। एक ड्रग का नाम है उसे हेमिकोलिनियम कहते हैं। दूसरी हमारे पास ड्रग है वेसामिकोल। वेसामिकोल क्या करता है कि ये एक्ट करता है एट एसिटाइल कोलिन के जो ट्रांसपोर्टर है वैट
वेजिकल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो करते हैं उन पर एक्ट करता है, और ये नेगेटिव इफेक्ट है इसका, ये इनहिबिट कर देता है इसकी स्टोरेज को। तीसरा है बोटुलिनियम टॉक्सिन। बोटुलिनियम टॉक्सिन जो है ये एक्ट करता है इन प्रोटीन्स पर, ये जो वैम्प्स हैं, वैम्प्स प्रोटीन्स जो है इन पर ये एक्ट करता है, और ये नर्व फाइबर में एंटर होकर इंटरेक्ट करके इन्हें क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, तो रिलीज नहीं होता। उसके बाद हमारे पास ओपियाइड आ जाते हैं। ओपियाइड एक ऐसी ड्रग है जो पेन किलर यूज होती है, म्यू2 रिसेप्टर के साथ बाइंड करके जी इनहिबिटरी प्रोटीन बनाती है, फिर सीएमपी कम कर देती है, फिर कैल्शियम चैनल क्लोज होंगे, एसिटाइलकोलिन रिलीज ही नहीं होगा, तो न्यूरोट्रांसमीटर जब रिलीज नहीं होगा आगे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, पेन प्रोड्यूस नहीं होगा। दैट्स ऑल।